उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। एक फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरा फेज का चुनाव होना है और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में और यहाँ के कद्दावर नेता हैं नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल सिर्फ हरदोई के नहीं बल्कि प्रदेश में वैश्य समाज के भी बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। नरेश जी, आखिर ऐसा क्या वजह है कि हरदोई में जहां नरेश अग्रवाल होते हैं जीत उसी तरफ होती है? ये हरदोई की जनता का प्रेम है, लगाव है। हमने पॉलिटिक्स में स्वच्छता को रखा, अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाया, लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ कि नरेश जी जो कहेंगे वो होगा। और मैंने जो कुछ किया वो रह के, मंत्री रह के उत्तर प्रदेश में, एमपी रह के केंद्र में, मैंने जनता के बीच इस बात को छोड़ा है कि कोई नेता हरदोई में भी पैदा हो सकता है। और हरदोई के लोगों का सबसे ज्यादा गर्व इस बात पे है कि पूरे देश में कहीं भी हरदोई का नाम लेते हैं तो मेरा नाम साथ में जुड़ के आता है। तो उनको गौरव लगता है कि कम से कम एक हमारे हरदोई में बेटा तो है जो पूरे देश में हरदोई का नाम किए हुए। मेरे ख्याल यही सबसे बड़ी हरदोई सदर सीट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपकी परंपरागत सीट मानी जाती है। आपके पिताजी ने यहाँ से राजनीति शुरू की, उसके बाद आपने उस राजनीति को आगे बढ़ाया और फिर आपने अपनी सीट की, जो विधानसभा की सीट थी, उसकी राजनीति को आपने अपने बेटे को सौंप दिया। कभी यहाँ पर बीजेपी का कमल नहीं खिला, इस बार आप कमल लेके झंडा बुलंद किए हुए हैं। इसका दोष तो समाजवादी पार्टी पे जाता है। मेरा राज्यसभा का टिकट न काटा होता, हमको जलील न किया होता तो हम बीजेपी में नहीं जाते, झंडा समाजवादी का बुलंद रहता। लेकिन उन्होंने जलील किया और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह हमको प्यार किया तो उसके बाद मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। मैं जिंदगी में जलील होने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सर उठा के बात करने के लिए राजनीति करता हूं। और आज हरदोई में हम भाजपा में आए हैं तो भाजपा को भी लगा है कि हरदोई में हम मजबूत हुए हैं। और मैं तो अब अपनी जिंदगी में, मैंने बेटे भी कह दिया कि जीवन में कभी भी राजनीति क्षेत्रीय दलों के साथ न करना, राष्ट्रीय दल के साथ करना, अगर भविष्य ठीक रखना है। राष्ट्रीय दल के साथ भी आपने राजनीति शुरू की थी, कांग्रेस से पहली बार आप विधायक बने थे, और आखिर क्या वजह रही कि क्षेत्रीय दलों की तरफ मूव करना पड़ गया आपको? देखिए, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि खाली एक जाति को अगर कांग्रेस उस समय बढ़ावा दे रही थी तो दूसरे को ठेस पहुंचनी चाहिए कि नहीं। 34 एमएलए में 22 एमएलए हमारे साथ, हम हाथ जोड़े घूम रहे हैं कि साहब 22 हमारे साथ हैं तो आप चुनाव एमएलए से करा दी, सेल्फी लेटर कौन होगा। लेकिन नहीं, नरेश नहीं बनेंगे तो फिर रिवेंज हर एक के बीच में आता। उसी का नतीजा तो लोकतांत्रिक कांग्रेस, उसी का नतीजा कांग्रेस खत्म हो गई, लोकतांत्रिक नहीं थी। हाँ। जिस दिन से हमने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलके कांग्रेस को बेच दिया, खत्म कर दिया। सिर्फ अपनी सीट के लिए उन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया। आपने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो आपने एक मंच से बयान दिया था, उस समय बोला आपने कि मैं, ये बनिया पार्टी है, बनियों की पार्टी है बीजेपी, और मैंने आज अपनी पार्टी में, अपने घर में मैं वापस आ गया हूं। इतनी देर क्यों कर दी? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, क्योंकि हमारा पूरा परिवार कांग्रेस में रहा। हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस से एमपी हुए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हुए। उसके बाद मेरे पिताजी कांग्रेस से जीतते रहे, मैं भी कांग्रेस से, राजनीति का जन्म तो हमारा कांग्रेस से हुआ है। उस समय बीजेपी थी कहाँ, हम जब 80 में जीत के आए उसमें बीजेपी तो नकड़ के बराबर थी। तो हम राष्ट्रीय दल के साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण समाप्त हो गई। हमारे मुझे क्षेत्रीय दल में जाना पड़ा। बिल्कुल। और उस क्षेत्रीय दल में मुलायम तक था तो हमने देखा कि उन्होंने हर जात के नेता को बढ़ाया। लेकिन इस समय जो समाजवादी पार्टी कर रहे हैं उसमें समाजवाद है ही कहाँ, उसमें तो लड़कपनवाद ज्यादा है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि सर्व समाज को जोड़ के चल रहे हैं, सारे ओबीसी नेताओं को उन्होंने एकजुट किया है। खाली ओबीसी समाज के नेता, ये मुलायम सिंह जी तो हर जात के लेते थे। हमको सिर्फ समाजवादी पार्टी में
अखिलेश जी के अलावा दूसरे नेता का नाम बना दो जिसको सुनने के लिए 100 आदमी इकट्ठा हो जाए, 100 आदमी जिनको सुनने के लिए इकट्ठा हो जाए, उस नेता का नाम बता दे अखिलेश जी को। अखिलेश जी ने तो जयंत चौधरी को जोड़ लिया, जाट के बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ लिया, मौर्य के बड़े नेता हैं, राजभर को जोड़ लिया। तो इन सबको दौड़ा क्यों नहीं करा रहे? जोड़ तो लिया, इन सबको दौड़ा भी तो करा। हम तो उस दिन देख रहे थे कि जयंत चौधरी अखिलेश से कह रहे थे कि हमारे लिए ये कह दो, हमारे लिए ये कह दो। अब अगर जयंत जी बहुत बड़े नेता थे तो अखिलेश उनकी ज्वाइंट मीटिंग में वो अखिलेश से कह रहे थे कि ये भी मेरे लिए कह दो, ये भी मेरे लिए कह दो। ये बड़े नेता का कोई अगर बहुत बड़ा, अब हम वैश्य जात में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में हम किसी से कहें कि हमारे लिए ये कह दो, हमारे लिए ये कह दो, तो हम किस बात के नेता है? ये पिताजी की कमाई रकम को खाने वाले लोग नेता नहीं हो सकते। नेता बनने के लिए अपने आप भी मेहनत करनी पड़ती है। आप कांग्रेस में भी रहे, बसपा से राज्यसभा सांसद भी रहे, आपने अपने बेटे को बसपा से टिकट भी लड़ा के जितवाया, विधानसभा पहुंचवाया, फिर सपा की साइकिल पे सवारी की, सपा से राज्यसभा सांसद रहे, अब बीजेपी में। चारों पार्टियों में ऐसा क्या डिफरेंस नजर आता है आपको जिसको देखकर बीजेपी आपको बेहतर लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जनता उस चीज को देखेगी? क्योंकि राजनीति का एक बहुत बड़ा अनुभव है और मैं निष्पक्ष जवाब चाहता हूं। नहीं, देखिए, कांग्रेस में भी अगर एक नेता नाराज हो जाता था तो दूसरा नेता बचाने वाला भी होता था जो हमारी वकालत कर देता था। भाजपा में भी अगर एक नेता कोई नाराज हो जाए तो अन्य नेता तुम्हें बचाने वाले। क्षेत्रीय दल में तो अगर नाराज हो गए तो तुम खत्म हो गए राजनीति से, और क्षेत्रीय दल में उन्हीं का परिवार बढ़ेगा। हमारे राजनीतिक गुण से हमको आगे कहां बढ़ने का मौका मिलेगा? भाई मुलायम सिंह जी थे, वहां जो कुछ था उनके परिवार के में था। बहन जी क्या था, बहन जी ने जो था अपने इर्द गिर्द रखा। तो वहां बढ़ने का मौका, कहां बढ़ने का मौका? तो इस मारे मैंने कहा कि वैश्य समाज को अगर आज भी कहीं राजनीति में संरक्षण है या राजनीति में उसका सम्मान है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम वैश्य समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तर प्रदेश के वैश्य समाज में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। क्या लगता है कि पिछले 3 सालों में जिस तरह से, चाहे वो कोविड का की वजह मान लीजिए या फिर कुछ और, क्या लगता है कि वैश्य समाज में कहीं नाराजगी है जिस तरह से व्यापार खत्म हुए या जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको देख के आपको लगता है कि कुछ नाराजगी है? कोविड ने बहुत नुकसान किया, खाली वैश्य समाज का नहीं, पूरे देश का बहुत नुकसान हुआ। हम इकोनॉमिकली भी नीचे गए, पॉलिटिकली भी नीचे गए, वैश्य समाज का भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आप सोच लीजिए, वैश्य समाज हिंदू धर्म का भीरू है। हिंदू धर्म को कोई जिंदा रखे तो वैश्य समाज जिंदा रखे, और वैश्य समाज ये जानता है कि अगर हमने समाज को जिंदा न रखा तो हिंदुस्तान के सामने वही समस्या आ जाएगी। हिंदुस्तान ने 3.5 साल मुसलमानों का शासन झेला है, हिंदुस्तान ने 200 साल अंग्रेजों का शासन झेला है। तो हम नहीं चाहते कि हम फिर मुसलमानों के गुलाम हो या फिर अंग्रेजों के गुलाम हो। हमारा समाज हिंदू को रखना चाहता है। समाजवादी पार्टी के साथ में जिस तरह से पिछड़े नेता गए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास 2014, 2017, 2019 में एक पिछड़ा बहुत अच्छा वोट बैंक उसके साथ में मिला था और उसके बाद उसी के वजह से एक प्रचंड जीत हुई थी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी सीट हरदोई पर भी पासी वोट बहुत ज्यादा है, जाटा वोट भी है, मतलब दलित वोट कह लीजिए उसको, और इसके अलावा पिछड़ा वोट भी है अच्छा खासा। क्या लगता है पिछड़ा वोट इस बार बीजेपी को उस तरह से मिलेगा जो 2017 में या 2019? क्यों कट जाएगा हम समझ नहीं पाए। स्वामी प्रसाद जी अगर इतने बड़े नेता थे तो उन्होंने अपनी एमएलए सीट क्यों बदली? भाई उस सीट से क्यों नहीं लड़ रहा है? उन्हें अपनी हिफाजत के लिए, उन्हें अपनी बेटी को एमपी बनाना है, अपने बेटे को एमएलए बनाना है, इस मारे पार्टी छोड़ के जाएंगे। तो गलतफहमी मौर्य जी ने रखे कि उनके साथ मौर्य समाज, अपने परिवार के लिए तुम अगर अपनी जात को इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जो उनसे बड़े उप मुख्यमंत्री, अगर हम कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता हैं तो अखिलेश जी घोषणा करें कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे या इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जबकि संविधान में नहीं पद है, लेकिन करे तो कुछ घोषणा उनके लिए। अरे मंत्री तो हमारे यहाँ भी थे, सिर्फ इस मारे चले गए कि तुम्हारे लड़के को हम टिकट नहीं दे रहे हैं,
तुम्हें लड़के की तो एमपी बना ही चुके थे, अब तुम लड़के को बताओ, उसके बाद पोते को बना दो, तो ये भाजपा में नहीं चलने वाला। नरेश जी, मेरा आपसे सीधा और आखिरी सवाल कि विकास और लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनेगा या फिर जाति और धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति पर ये चुनाव सातों फेज निकलेंगे? हम तुष्टीकरण के पक्ष में नहीं है, हम इसके बड़े विरोधी हैं। हमने हरदोई में भी मुसलमानों से कहा कि अगर आप सपा को इस मारे वोट देंगे कि हम मुसलमान हैं, हमें वोट देना है, तो नरेश से भी बहुत आशा मत करना। हमने कहा हम तो भाजपा में आए तो 4 साल में तुम्हें तो कानून व्यवस्था हमने अच्छी दी है, तुम्हारा नुकसान कहां पर से हुआ है? तो मैं उत्तर प्रदेश के और देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा नुकसान कहां हुआ है? लेकिन अगर मुसलमान ये सोचे कि उसके बदौलत सरकार चलेगी, वो अपने रिमोट से सरकार चलाएगा, तो ये जान के चलो फिर हिंदू भी अपने रिमोट से सरकार चलाएगा। ये मुसलमानों का तुष्टीकरण की राजनीति अगर नहीं बंद हुई तो हिंदू भी जागरूक हो चुका है और हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति नहीं आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। नरेश अग्रवाल जी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और उसी अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिए। दिल में जो होता है वही जुबान पर आता है, यही खासियत है नरेश अग्रवाल की। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ प्रशांत गुप्ता, हरदोई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।